नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज का मुद्दा है डिबेट का कि कैसी होगी सरकार राजस्थान में। भजनलाल शर्मा सरकार 15 दिसंबर को शपथ लेगी। दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया, ये भी शपथ लेंगे। बीजेपी ने सीएम डिप्टी सीएम के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा है। अब सबकी नजरें इस ओर है कि कैबिनेट आखिर कैसी होने वाली है। कैबिनेट में किस किस को जगह मिल सकती है, किस वर्ग को जगह मिलेगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर को शपथ ग्रहण। क्या मंत्रिमंडल भी चौंकाएगा? कौन होंगे भजन के भरोसेमंद? कैसी होगी सरकार? चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मदन प्रजापति जुड़ चुके हैं और नितिन सारस्वत कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही चर्चा करेंगे आशुतोष रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मदन जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आप लोग सरकार बना चुके हैं। सीएम का नाम तो आपने डिक्लेयर ही कर दिया है। अब सबकी नजर कैबिनेट पर है। किन समीकरणों को साधेंगे आगे चल के? कैसा रहेगा सब कैबिनेट, बताइए जरा सा। नहीं पल्लवी जी, समीकरण साधने की बात है। सब कार्यकर्ताओं को मौका मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी लाइन पे माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्य करती है। हम किसी जाति, धर्म, समुदाय को सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रखते और ना किसी को बंधन में बांधते हैं। व्यक्ति की योग्यता और हर सभी का समावेश हो जाए, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी जो होता है उसको देख के हम लोग संगठन भी उसी को देख के बनाते हैं और सत्ता भी इसी को देख के बनाते हैं। हम केवल चुनाव के अंदर जो है वो ओबीसी की बात नहीं करते, चुनाव के अंदर जो है वो धार्मिक तुष्टीकरण नहीं करते। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो पाक साहब है और जनता के सामने रखते हैं। इसीलिए जनता हम में विश्वास करती है और विश्वास करके और प्रचंड बहुमत के साथ में सरकारें हमारी बनाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ओबीसी का मुद्दा लेके आएंगे, ये धर्म का मुद्दा लेके आएंगे, मुस्लिमों को डराएंगे कि बीजेपी आ जाएगी तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, गरीबी हटाने का नारा देंगे, गरीबी हटाएंगे नहीं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, उन सब चीज़ों को आज हम समझते हुए जनता जानती है और इसीलिए हम पे विश्वास करती है कि मैं फिर कहूँगा सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी जो चीज़ें बनाती है वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य से कार्यकर्ता सूबे का मुख्यमंत्री बन जाता है, एक सामान्य सा व्यक्ति डिप्टी सीएम बन जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही है कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसे को आज जिन्होंने सोचा नहीं उनको आज राष्ट्रपति का दे देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जाता है। रामनाथ कोविंद जी को अगर सामान्य से परिवार से राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसीलिए समर्पित होते हैं क्योंकि उनको पता है कि अंतिम पंक्ति वाले को प्रथम पंक्ति में किस तरीके से लाया जाता है। ठीक है नितिन जी, मदन जी कहना चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी बीजेपी पर भरोसा है कि आगे चल करके वो सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है। कटाक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस पर कि मौका लोगों को कम मिलता है, कुछ लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वही दबाव बनाकर बैठे रहते हैं। नितिन जी, टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। मैं राजस्थान से शुरू करना चाहता हूँ। माननीय अशोक गहलोत जी कौन से बड़े परिवार से? अशोक गहलोत जी जिस संबल बैकग्राउंड से आते हैं और लगातार 3 बार यहाँ पे 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, ये किसी से छुपे नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मील मजदूर के बेटे, वो किससे छुपे हुए हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये सब बातें करके केवल जनता को गुमराह करने के अलावा और कोई इनका वो नहीं है। मेरा ये कहना है कि मैं सबसे पहले तो जो नवनिर्वाचित हमारे जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी को मैं बिल्कुल बधाई देना चाहूँगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गारंटियाँ दी गई थी, आप जल्दी शपथ लेके राजस्थान की जनता के लिए जो गारंटीज़ की जो बात कही थी, आप उनको पूरा करोगे। आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामने आया है।
एक आज संसद में बोला गया है जिस तरीके से कि ओपीएस पे बैठने का लौटने का कोई विचार नहीं है, तो राजस्थान ने जो ओपीएस दिया है उस पे हम लगातार ये प्रश्न पूछते आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि जितने भी यहाँ पे चाहे प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया हो या जिसने भी दौरा किया हो कि जो जनहितैषी योजनाएं होंगी या जो भी चीज़ें जो जनहितैषी होंगी, कर्मचारियों की हितैषी होंगी, उनको वापस नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज जब संसद में वो जवाब दिया गया है तो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि वो जो ओपीएस जहाँ पे 35 साल राज्य की सेवा करने के बाद में कोई आदमी किसी के भरोसे ना रहे, उसे दर दर ना भटकना पड़े, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जिस तरीके से केवल जयपुर में आपने चाहे सीएम बनाए हो चाहे डिप्टी सीएम हो, मेरे को पता है कि मीडिया में हमेशा चाहे मोदी जी सीधे चले उल्टे चले वो मास्टर स्ट्रोक होता है, वो तो एकदम वो लाइन पहले से फिट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक आपने केवल जयपुर के अंदर ही सीएम भी आपने जयपुर से बना दिया, डिप्टी सीएम भी आपने दोनों जयपुर से बना दिए, तो ये मास्टर स्ट्रोक वाहवाही करके चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक असंतुलन जो राजस्थान के अंदर मेरे ये इनका तो ये आपको बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक लग रहा है या फिर कांग्रेस को इससे दिक्कत है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से जयपुर का ही केवल प्रतिनिधित्व कर दिया गया है, मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए और परिवर्तन। ठीक है, विचार करना चाहिए। तो इसका जवाब सीधा वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष जी, उनसे ले लेते हैं। आशुतोष जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। नितिन जी कह रहे हैं विचार करना चाहिए था, डिप्टी सीएम सब जयपुर से ही बना दिया उन्होंने। उनका कहने का कहीं का मतलब ये है कि तराजू का एक पलड़ा जो है वो भारी रह गया। आऊंगी आशुतोष जी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, संघ कार्यालय सेवा सदन पहुंचे हुए हैं। जो सीएम है वो संघ पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, संभावित मंत्रिमंडल और अन्य मुद्दों पर जो है मंथन किया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सीएम भजन लाल शर्मा संघ कार्यालय में मौजूद हैं और मंथन किया जा रहा है चीजों को लेकर के। आगे का मंत्रिमंडल कैसा रहने वाला है, ज्यादा जानकारी लेंगे। लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता लवली वाधवा। लवली, चर्चा अभी चल रही है, कोई अपडेट सामने निकल कर आ पाया? देखिए, बिल्कुल करीब 35 मिनट से लगातार ये चर्चा जो है वो चल रही है। पूरे राजस्थान के फीडबैक के बाद में संघ के पदाधिकारियों ने सीएम को बुलाया था। सीएम पहली बार मनोनीत होने के बाद में पहली बार बैठक के लिए पहुंचे हैं और पहली बैठक है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा की संघ के पदाधिकारियों के साथ में। इस वक्त संघ के कार्यालय के अंदर बैठक जो चल रही है, उस बैठक के अंदर जो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, निम्बाराम जी, साथ में उनके प्रकाश जी हैं और जो अन्य पदाधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और संघ ने जो रोड मैप तैयार किया है राजस्थान को लेकर के, उसको लेकर के बातचीत की जा रही है। संगठन की ओर से जो नाम तय किए जाने हैं उस पर बातचीत की जा रही है। कल देर रात तक संगठन की बैठक चली थी। संगठन और संघ दोनों मिलकर के तय कर रहे हैं मंत्रिमंडल के उन नामों पर मंथन किया जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक जो है मंत्रिमंडल से जुड़े जो तमाम विधायक होंगे जिन्हें कल बुलाया जा सकता है, उन्हें आज रात तक या कल रात तक फोन किए जाएंगे और मुख्यमंत्री की तौर पर जो भजन लाल शर्मा है वो यहाँ से फोन करेंगे। पार्टी दफ्तर से भी उनको कॉल किया जाएगा और जो मंत्री बनेंगे, करीब ऐसा बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन मंत्री जो हैं, 8 से 1 दर्जन, करीब 8-9 नाम होंगे या फिर 1 दर्जन मंत्रियों के नाम इस सूची के अंदर शामिल रह सकते हैं। इसमें जातीय संतुलन, साथ ही साथ में क्षेत्रीय संतुलन जो है, क्षेत्र का संतुलन जो है वो भी देखा जाएगा और खासतौर पर 2024 का जो चुनाव है उसका रास्ता किस तरीके से तय हो सके और जातियों को साधने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें और आगे क्या कदम उठाए जा सकें और आम कार्यकर्ता की तौर पर जिनकी इमेज है, संगठन को जो लोग संभाल सकते हैं, जनता के बीच में रहने वाले जो मंत्री हैं, बजाय एसी कमरे दफ्तरों में रहने वाले मंत्रियों के, ऐसे विधायकों को मौका मिल सकता है। अनुभवी मंत्रियों को भी खास तौर पर मौका यहां पर दिया जा सकता है। जो अनुभवी नाम है उनमें कई अनुभवी चेहरों पर जो है वो दाव खेला जा सकता है क्योंकि सरकार चलाने के लिए अनुभव की विशेष आवश्यकता है। भजन लाल शर्मा के पास अपना अनुभव है, संगठन का अनुभव है, लेकिन साथ साथ में शासन का जो अनुभव, सरकार का अनुभव होता है वो मंत्रियों के थ्रू अनुभव की जरूरत है। लेकिन नदबई से जब वो चुनाव लड़े थे 2003 में तो जमानत भी जब्त हो गई थी। दूसरी तरफ पहली बार ही जीते और तुरंत जो है वो उन्हें चमचमाती सीट मिल चुकी है सीएम की। आशुतोष जी, सीधा आपके पास आते हुए, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और बैठक भी चल रही है। समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन तराजू का जो पलड़ा है वो एक तरफ भारी लग रहा है, ऐसा कहना है नितिन जी का। जरा आप विश्लेषण करिएगा आशुतोष जी।
देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगी और एक विपक्ष के नाते यह उनका स्वाभाविक अधिकार भी बनता है, हक भी बनता है और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वह सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हर कदम पर घेरे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के एंगल से अगर आप इस इस तीनों नामों को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप तकनीकी तौर पर कह सकते हैं कि तीनों नाम जयपुर से हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लंबे समय से एक बड़ी दिक्कत का कारण बना रहा था। 2018 के चुनाव हो या 2023 के चुनाव हो, 2018 के जो विधानसभा चुनाव में हारने के पीछे कारण था वो पूर्वी राजस्थान था। एक तरीके का पूरा सफाया भारतीय जनता पार्टी का पूर्वी राजस्थान से हो गया था। तो भजन लाल भरतपुर से आते हैं, भरतपुर में उन्होंने अपनी पूरी लंबी राजनीति की है, वो भरतपुर में की है, वहां से सरपंच से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। तो ऐसे तौर में पूर्वी राजस्थान को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा प्राथमिकता दी है। वो अभी विधायक जयपुर से है यह मान लिया, लेकिन शायद क्षेत्रीय संतुलन के तौर पर उन्होंने पूर्वी राजस्थान को ज्यादा फोकस में रखा है। पूर्वी राजस्थान में उनके लिए ज्यादा जमीन मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि मारवाड़ और मेवाड़ में तो इस बार भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, बिना किसी बड़े चेहरे और बिना किसी बड़े नाम के। मारवाड़ और मेवाड़ से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास जो नाम आगे किए जा रहे थे उनमें कोई बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद गुलाबचंद कटारिया भी जो बड़ा नाम हुआ करते थे वो अब यहां से चले गए हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि क्षेत्रीय संतुलन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से साधने की बहुत ठीक है। वरिष्ठता, काम या फिर जमीनी पकड़, क्या लगता है आपको किस तौर पर बीजेपी जो है मंत्रियों को तय करेगी? एक बार जरा नजर डालिएगा, बताइएगा दर्शकों को विस्तार से। आशुतोष जी, सबसे पहले आपको रेस में कौन लगे? जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे 8 से 1 दर्जन जो लोग होंगे वो शपथ ले सकते हैं, नाम देखिए पल्लवी जी, मुझे लगता है कि वरिष्ठता और उम्र के साथ में मुझे लगता है कि जो सबसे पहली प्राथमिकता जो मुख्यमंत्री के चयन के समय में भी रही, आरएसएस बैकग्राउंड, मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ी प्राथमिकता, वही सबसे बड़ा क्राइटेरिया मंत्रिमंडल के गठन में भी होगा। जो मंत्रिमंडल गठन होगा, अगर 8 से 10, 12 या 20 लोगों की जैसी चर्चाएं सुन रहे हैं, हालांकि मुझे इसकी एक संभावना यह भी लगती है कि अभी केवल 3 लोगों को शपथ दिलाई जाए और अगले 1-2 दिन के बाद में फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो रहने वाला है वो क्राइटेरिया रहने वाला है आरएसएस से बैकग्राउंड। और आप जो अभी जो तस्वीर हम लाइव देख रहे थे, अभी जो लवली जो हमको पिक्चर दिखा रहे थे कि आरएसएस के ऑफिस पहुंचे हैं, वो सेवा सदन गए हैं, यह मुख्यमंत्री आज कल उनकी घोषणा हुई, आज सुबह सबसे पहले वो भाजपा कार्यालय गए और सबसे पहले मंदिर गए, फिर भाजपा कार्यालय गए और तीसरे नंबर पर वो आरएसएस के ऑफिस गए हैं। इससे उनकी आगे का रोड मैप रहने वाला है, ये इसका हमको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया मिल रहा है। पहली प्राथमिकता जो बड़े नामों में, बड़े चेहरों में, अनुभव के साथ साथ आरएसएस से जुड़े हुए लोग कौन होंगे, सेवा सदन, भारतीय भवन, जिस तरह के नाम आगे करेगा। आशुतोष जी, कुछ नामों को अगर आप बता पाए तो, उसके बाद नितिन जी आपके पास। आशुतोष, देखिए मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ का नाम, जिस तरह से हिंदूवादी चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर बाबा बालकनाथ हो या महेंद्र प्रतापपुरी हो, इन दोनों लोगों का नाम आगे चला था। दोनों एक उग्र हिंदूवादी छवि रखते हैं। मदन दिलावर हैं जो एक हिंदूवादी छवि रखते हैं, जय आहूजा हैं जो अपनी हिंदूवादी छवि रखते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको कि हिंदू कार्ड के नाम पर, जिस राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, उस राष्ट्रवाद के नाम पर आगे किया जा सकता है। मुझे लगता है कि दीप्ति माहेश्वरी भी एक बड़ा नाम हो सकती है। उनकी माता जी ने जिस तरह की पार्टी की लंबे समय तक सेवा की, वो भी दूसरी बार विधायक चुनकर आई हैं। अनीता बघेल हो सकती हैं, पार्टी से जुड़ी हुई हैं, संगठन से जुड़ी हुई हैं, 3 बार से विधायक हैं, तो अनीता बघेल भी हो सकती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कास्ट इक्वेशंस को, हालांकि भाजपा के प्रवक्ता इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जितनी संख्या में जिस कास्ट के विधायक चुनकर आए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी भारतीय जनता पार्टी शायद करने की कोशिश करेगी। जिस तरह से जाट और मीणा, 1-2 बड़ी कम्युनिटियां अभी इस कम्युनिकेशन से मिसिंग हैं, तो मुझे लगता है कि जाट चेहरे के तौर पर सतीश पूनिया जी का भी नाम एक हो सकता है कि वो चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन शायद उनको, लेकिन हलचल तेज है। और सीधा चलेंगे, लवली संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। लवली, किन नामों की सियासी गलियारों में चर्चा है? जैसा आशुतोष जी कह रहे हैं कि जातीय समीकरण साधने की बीजेपी कोशिश करेगी क्योंकि 24 भी पास है।
देखिए बिल्कुल ये इस वक्त तस्वीर देख पा रहे हैं आप, सीएम जो है वापस लौट चुके हैं अस्थायी सीएम निवास पर और बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। बैठक समाप्त होने के साथ साथ ही जो है बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक समाप्त होने के साथ साथ ही जो मोटे तौर पर जो सहमति बनाने वाली बात है वो संघ ने अपने कई नामों पर जो है जो कई नाम जो संगठन की ओर से दिए गए थे उन नामों पर संघ ने आपत्ति जताई है। संघ ने ये कहा है कि इन नामों को लेकर के थोड़ी एक्सरसाइज और की जाए और उन एक्सरसाइज के बाद में अंतिम जो नाम होंगे उन्हें कॉल करने का काम आज देर रात तक पूरा किया जा सकेगा। लेकिन ये तय है कि कुछ छन के नाम सामने आ पाए क्या सियासी गलियारों से लवली? कुछ छन के नाम सामने आ पाए क्या सामने? देखिए अगर छन करके जिन नामों के अगर हम देखिए छने हुए नामों की अगर हम बात करें तो जाति संतुलन के आधार पर जो है वो नामों को शामिल किया जाएगा। सामान्य वर्ग के भी 2-2, 3-3 नाम होंगे। साथ में सीएम की तस्वीर में हम आपको दिखा देते हैं और नाम मैं पीछे से बताता जाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें दिखाइए और उसके साथ बताते भी जाइए। से ज्यादा जो है वो अभी सामान्य वर्ग से, बाकी और अन्य हाँ देखिए करीब करीब 1 दर्जन मंत्रियों में जाति संतुलन को बिठाते हुए जो है खासतौर पर मीणा कम्युनिटी, गुर्जर कम्युनिटी और इसके अलावा जो एसटी एससी दोनों को प्राथमिकता देने की बात जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा ऐसे जाति चेहरों को भी मौका दिया जाएगा जो जिनका राजस्थान के अंदर जो है वो चुनिंदा प्रतिनिधित्व है। ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाएगा जो युवा हैं, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मंत्री रहे हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं, लेकिन उनकी निष्ठा जो है वो चाहे वो राजे के साथ में मंत्री रहे हो लेकिन उनकी निष्ठा जो है वो संघ के साथ हो, संगठन के साथ हो। ऐसे लोगों को प्राथमिकता देने का काम जो है वो किया जाएगा। और जो है बैठक के अंदर कई नामों पर जो है वो सहमति बनी है, लेकिन कई नामों पर जो है अभी भी वो पेच अटका हुआ है क्योंकि कुछ नाम जो थे वो संगठन से सीधे जुड़ाव नहीं रखते। वो ये कह सकते हैं वो पैराशूट नाम उन्हें हम कह सकते हैं, लेकिन वो पैराशूट नाम अपना नाम सूची तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अब संगठन और संघ मिलकर के क्या फैसला करेगा उस पर डिपेंड करेगा। ये तस्वीर है भजनलाल शर्मा की जो कि आप अपने ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे। कल तक वो खुद इस तरीके से कार्यकर्ताओं की तरह माला लेकर के जाते थे नेताओं से मिलने और आज भजनलाल से मिलने कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं। भजनलाल ने बहुत लंबे समय तक संगठन में काम किया और संघ की बैठक के बाद में आज भजनलाल जो है वो अपना जो अस्थायी एक सीएम निवास बनाया गया है और संघ कार्यालय से यहां की दूरी भी ज्यादा नहीं है, जो यहां पर जो है और नजदीक में ही है, करीब करीब 400 मीटर की दूरी पर ही ये कार्यालय है। तो उसके बाद में भजनलाल ने तय किया कि वो स्वागत सत्कार में लोगों के बीच रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे और इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अस्थायी सीएम निवास और तस्वीरों में बेहद ही खुश यहाँ पर सीएम भजनलाल नजर आ रहे हैं। हम देख भी पा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ वो अभिवादन भी उनका स्वीकार कर रहे हैं, बेहद ही खुश हैं, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। अब जिस तरीके की स्माइल उनके चेहरे पर है इससे तो यही लग रहा है कि जो बैठक है वो बेहद सार्थक हुई है और कई नामों पर मंथन भी कर लिया गया होगा और आज कॉल सीधा पहुंचेगा। नितिन जी सीधा आप के पास आते हुए मदन जी कह रहे थे जाति समीकरणों को साधने की कोशिश नहीं की जाएगी क्योंकि बीजेपी जो है वो काम पर चुनाव लड़ती है जाकर के, लेकिन आशुतोष जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सारे समीकरणों को यहां पर साधने की कोशिश की जाएगी क्योंकि 2024 भी पास है। आपकी टिप्पणी बताइएगा क्योंकि चुनाव तो लड़ने 2024 में गठबंधन के साथ आप भी जा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि एक प्रतिनिधित्व हर समाज को, हर वर्ग को दिया जाता है। हालांकि ये बीजेपी का विशेष अधिकार है वो किसको मंत्री बनाए, किसको मुख्यमंत्री बनाए और किसको कमान सौंपे। मेन मुझे नहीं लगता कि जातिगत मुद्दों के ऊपर या विभाजन और नफरत वाली जो राजनीति बीजेपी करती है उसके ऊपर 2024 में वोट पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि काम जो है, जो जनता को आप क्या काम करेंगे, आपने जो गारंटीज दी है, चाहे उसके अंदर आपने पेट्रोल डीजल, सबसे महत्वपूर्ण है पेट्रोल डीजल जो हरियाणा से सस्ता करने की बात कही है, क्या आप वो गारंटी को तुरंत पूरा करेंगे? आपने जो ओपीएस को जारी रखने की बात कही थी क्या वो पूरा करेंगे? 450 लेकिन आपने कहा, जिसका जवाब मुझे चाहिए था नितिन जी, आपने कहा कि इन समीकरणों की आगे बात देखी जाएगी जिस तरीके से होगी जैसा देखा गया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि जातिगत जनगणना की कांग्रेस वकालत करती है, कांग्रेस कहती है कि जनगणना जातिगत होनी चाहिए, यानी कि जातिगत राजनीति आप लोग करते हैं। देखिए मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जातिगत जनगणना इसलिए है कि हमने चाहे अभी अपन उससे पहले एससी और एसटी की हमेशा गणना की जाती है कि कितने परसेंट एससी और एसटी हैं। अगर ओबीसी वर्ग में भी कितने ओबीसी वर्ग के हमारे लोग हैं, अगर इस बात को गणना कर ली जाए तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे नहीं लगता। जब एससी एसटी की गणना करने में कोई आपत्ति नहीं है तो ओबीसी वर्ग के हमारे लोग कितने हैं और उनके पास कितने अधिकार हैं, चाहे संपत्ति से रिलेटेड अधिकार हो, चाहे उनका क्या नाम से
नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे अन्य चीजों में रिप्रेजेंटेशन हो, उनको कितना है। मुझे को लगता है कि अगर ये कितनी संख्या है और उनका क्या क्या उनका रिप्रेजेंटेशन है, अगर ये पता चल जाएगा तो ये कोई जातियों में बांटने की क्यों, अगर एससी और एसटी की हमने गणना की तो क्या आज हमारा समाज बट गया उसके अंदर? अगर ओबीसी की गणना की बात आती है तो ये मिर्ची क्यों लगती है? क्योंकि आपका विचार ही उसके लिए शुद्ध नहीं है, आपकी सोच ही उनके लिए शुद्ध नहीं है। आपको हर चीज में लगता है कि इनको अगर पता चल जाएगा कि इनकी साझेदारी है, कितनी नहीं, फिर बीजेपी कहती है कि आप जब थे सत्ता में तब आपने भी जनगणना कराई थी, उसका डेटा तो आप लोगों ने दिया नहीं। मदन जी इसका जवाब दीजिएगा। हम तो उसी डेटा को सार्वजनिक करने की अरे तो तब देना चाहिए ना, तो जब आप लोग सत्ता में थे। बीजेपी यही कहती है आप लोग सत्ता में थे, आप लोगों ने डेटा नहीं दिया, जनगणना करा के आप लोगों ने अपने पास रख लिया। आप जवाब ले लेते हैं मदन जी। मदन जी वो एक आऊंगे नितिन जी आपके पास, जवाब तो लेने दीजिए मदन जी। मैंने बड़ी शांति से इनको सुना है, दो बार ये बोल चुके हैं, मैंने बड़ी शांति से सुना है। मैं चाहता हूं कि ये भी शांति से सुन ले। पहली चीज तो जो एक डिबेट में हम बैठते हैं तो एक शब्दों की बहुत मर्यादा होती है। आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी नेशनल चैनल है जिसके यहाँ पे बैठे हुए हो, तो हमारे शब्द जैसे ये होता है मिर्ची क्यों लगती है, पर मैं इनसे उम्मीद नहीं कर सकता, इसलिए छोड़ देता हूँ इसको इनके विवेक पे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज मेरे मित्र बैठ के जातीय जनगणना बड़ी याद आ रही है। ये जातीय जनगणना को बंद करने वाला कौन था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये इंदिरा गांधी थी जिनके टाइम पे नारा लगा था ना जात को ना पात को, इंदिरा जी की बात को, मोहर लगेगी हाथ पे। ये जातीय जनगणना के मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे अगर कोई कुंडली मार के बैठे थे तो देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बैठे थे। आज मौका प्रस्त राजनीति और संजीवनी के लिए कभी ये जातीय जनगणना ढूंढते हैं, संजीवनी के लिए कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। उसी भारत जोड़ने की बात करें जिसकी आत्मा पे आपके नाना जी ने लकीर चलाई थी, इस देश के 2 टुकड़े किए थे। आप आज उसी बात करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि संजीवनी बन के और हमारे को किसी तरीके से संजीवनी मिलके हम सत्ता में प्राप्ति कर लें। इसी तरीके का जो है वो 2018 में देखा था। मेरे मित्र कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं योजनाओं को, मुख्यमंत्री ने शपथ ली नहीं, ये करें योजनाओं। 4 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कुंभकर्णीय नींद के अंदर सोए थे। ये योजनाओं को बंद करने की बात करते हैं तो अगर मैं बता देता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आते ही भामाशाह योजना को बंद किया। क्या बीजेपी युवा लीडरशिप को डेवलप कर रही है मदन जी सीधा 2024 को देखते हुए? जिस तरीके से पहली बार के विधायक को ही आप लोगों ने सीएम बना दिया, उसके बाद हम 2 डिप्टी सीएम को देख रहे हैं। और चाहे मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करूंगी, अभी 3 प्रदेशों में आपकी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है आप लोगों ने। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की भी बात करूंगी, और राज्यों की बात कर ले जहां पर आपकी सरकार है, यूपी ले लीजिए, हर जगह पर आपने युवा चेहरों को प्राथमिकता दी है। 2024 को देखा जा रहा है, क्या बीजेपी युवा चेहरों को डेवलप करने की कोशिश कर रही है 24 को देखते हुए? मदन जी देखिए पल्लवी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनके यहाँ अधिवेशन होता है उदयपुर में जिसमें कहते हैं कि युवाओं को मौका देंगे। युवाओं को मौका नहीं दिया, युवाओं को निकाल के बाहर फेंक दिया, घिसड़ाई भी कह दी, कोरोना भी कह दिया, गद्दार जैसे शब्दों का सूचक किया। और यही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। व्यक्तिवाद, वंशवाद और परिवारवाद, ये तीनों चीजों का स्थान भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिसके अंदर काबिलियत है, उसकी काबिलियत को दिखाने का अगर कोई स्थान मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में। आपने कल आज भास्कर में एक पिक्चर देखी होगी, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भजन लाल जी आज राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री हैं। सबसे चौथी पंक्ति में बैठे हुए तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा जो है लगातार मुखातिब हो रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। और आपने बहुत सारी बातें बोली मदन जी, सबके साथ एक आरोप और लगता है बीजेपी पर कि अटल जी के टाइम के नेताओं को बीजेपी में लगातार दरकिनार किया जा रहा है। युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है, वो बात दूसरी है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिंचाई का काम किया था बीजेपी की जड़ों में नेताओं ने, उनको दरकिनार किया जा रहा है। नितिन जी टिप्पणी दीजिएगा इस पर अपनी। देखिए पल्लवी जी, मैं सिर्फ इतना सा कह सकता हूं इस बात पे कि एक तरीके का प्रोपोगंडा एक चलाया जाता है। अब आप ये देखिए कि एक राजनीति के अंदर एक उम्र होती है। अब आपने काम किया, यहाँ पे गुलाबी रंग से पेपर रंगवाए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी छोटी सी फोटो लगाई आपने, और जो राहुल गांधी किसी पद पे नहीं है उनकी बड़ी फोटो लगाई। जो सम्मान देने की बात होती है वो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। आपने ये भी देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, जिनको कंधों पे उठा के धोती खोल के और बाहर फेंका गया। मदन जी, नितिन जी से सवाल था। नितिन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हो ना, आऊंगी मदन जी आपके पास। नितिन जी होता है, उसके बाद में कुछ भी करने की बात अलग है। नितिन जी है क्या हमारे साथ? उसके बाद मैं करूं। हाँ बोलिए नितिन जी जल्दी से।
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 73 साल के प्रधानमंत्री 68, 65, 70 साल के राजनेताओं को ये ओल्ड एज हो गए, ये ओल्ड एज हो गए, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसे करके रिटायर किया जा रहा है। तो ये आप इसमें दूसरी बात, मैं मुद्दों की बात करना चाहता था। मेरे साथी ने एक भी चीज पे कि जातिगत जनगणना का विरोध किस आधार पे, अगर SC/ST की गणना है तो OBC की अगर गणना हो जाए तो किस बात पे? दूसरा मैंने कहा, और अब फिर वोट की राजनीति है जिसके कारण आप जातीय जनगणना ला रहे हो। जवाब दो ना, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, किसने नारा दिया? ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। सीएम का चेहरा फिलहाल के लिए तय हो चुका है। अब सबकी नजरें कैबिनेट पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरीके की रणनीति बनाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो कैबिनेट का अब जो है वो गठन किया जाएगा, कौन से नेताओं को प्रमुखता दी जाएगी, 2024 को देखते हुए क्या बीजेपी सभी सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये जो चीजें